तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी, तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी, बनी है हाथों में लकीर, वो लकीर भी बदलेगी। जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। प्यारे साथियों, एग्जाम बहुत ही करीब आ रहा है और इसे देखते हुए हमने वीडियोस का जो सॉल्यूशन करना है वो बहुत ही तेजी कर दिया है। अब हर दिन आपको जो है वीडियो मिल जाएंगे, एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज में, प्रश्नावली बाय प्रश्नावली हम आपको वीडियो रिकॉर्ड कर करके पोस्ट कर रहे हैं कि जल्दी से आपके सिलेबस को समाप्त कर दिया जाए। हमें लगता है कि आने वाले 1 माह के अंदर में मैं संपूर्ण मैथमेटिक्स को बना दूंगा। साथ में आपको टारगेट दिया जा रहा है, ऑब्जेक्टिव चल रहा है, सब्जेक्टिव चल रहा है, क्वेश्चन बैंक चलेंगे, तो सभी चीजें यहाँ पे उपलब्ध है। आप एक बार मैथ्स के लिए यहाँ पर आकर विजिट जरूर कीजिए और मन लगाकर पढ़ सकते हैं। अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। हम लोग प्रश्नावली 1.2 को यहाँ पढ़ने वाले हैं। 1.1 इससे पहले क्या किया गया है, पोस्ट कर दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि आप उसे देख लिए होंगे, क्योंकि 1.1 आपका अगर मजबूत होगा, अगर वो बेहतर होगा, तो उम्मीद है कि 1.2 आपका बहुत ही बेहतर जाएगा। और मैं आपको बता दूं, अगर आप 1.1 देख कर आए हैं, बेसिक पढ़ के आए हैं, तो यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और बहुत ही जल्द चंद मिनटों में हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। आइए अब हम शुरू करते हैं। ये वन शॉट आपको वीडियो मिलेगा, जहां एक ही वीडियो में आपको एक प्रश्नावली खत्म हो जाएंगे, ठीक है। फिर एक अगला वन शॉट वीडियो आएगा जिसमें 1.3 को समाप्त कर दिया जाएगा। तो वन शॉट एक्सरसाइज वाई एक्सरसाइज चल रहे हैं, आप विजिट करिए और जाकर यहाँ यूट्यूब चैनल जो है जावेद एजुकेशन पॉइंट, उस पर पढ़ सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करेंगे। कहता है निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। कितना सुंदर प्रश्न है प्यारे साथियों। आइए मैं आपको इसके डीपली कहानी को मैं समझा दूं। क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये जो हमें निम्नलिखित संख्याएं नीचे दी गई है, इसके अभाज्य गुणनखंड कीजिए। क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। सबसे पहला काम होगा हमारा अभाज्य गुणनखंड करना, अभाज्य गुणनखंड करना है। और उसी अभाज्य गुणनखंड को हमें गुणनफल के रूप में लिख देना है। किस रूप में लिख देना है? गुणनफल के रूप में लिख देना है। किस रूप में लिख देना है? गुणनफल के रूप में लिख देना है। बहुत ही आसान होने वाला है प्यारे साथियों, इस अभाज्य गुणनखंड का हमें गुणनफल लिखना बहुत ही आसान होने वाला है। देखिए हम यहाँ पे पहले प्रश्न के 5 पॉइंट दिए गए हैं, 5 पार्ट दिए गए हैं, जिसमें से पहला 140 है, दूसरा 156 है, तीसरा 3825 है, चौथा है 5005 का और पांचवा है ये 7429 का। आइए इसके पहले प्रश्न को हम अगले स्लाइड में सॉल्व करें और देखें कि ये कैसे हो पाएगा। प्यारे साथियों बहुत ही आसान होने वाला है। ये आ गया आपका पहला प्रश्न 140। हमें कहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कीजिए और गुणनफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जब हम इसे हल करेंगे साथियों, तो क्या करेंगे? हल करते हुए एक बात को ध्यान रखना है कि जो हमें संख्या दिया गया उसका अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। हम यहाँ लिखेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, अब गुणनखंड तो आपको आता होगा, ये मुझे उम्मीद है, क्योंकि हमने गुणनखंड आपको सिखा दिया है। जब हम 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कैसे करेंगे प्यारे साथियों, जरा यहाँ देख लीजिए, एक बार आपको याद भी आ जाए। 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ये 2 से कटेगा, कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। फिर ये 2 से कटेगा, कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। फिर ये 5 से कटेगा, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। फिर ये 7 से कटेगा, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ 140 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया प्यारे साथियों? अभाज्य गुणनखंड कितना आया? तो हम कहेंगे कि सर अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 आया है। 140 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 आया है। तो हम यहाँ पे अब लिखेंगे, चूंकि हमें गुणनखंड ज्ञात नहीं करना था, हमें गुणनखंड का गुणनफल ज्ञात करना था। अब कुछ नहीं है, जब गुणनखंड आपको मिल गया तो गुणनफल बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे प्रश्नानुसार, मतलब कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार 140 के, अब देखिए जो 140 का अभाज्य गुणनखंड आया है, इसी की अभाज्य गुणनखंड को हमें गुणनफल के रूप में लिख देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 140 के अभाज्य गुणनखंड
का गुणनफल, का गुणनफल, गुणनफल 140 के, देखिए 140 के अभाज्य गुणनखंड के क्या गुणनफल कैसे निकलेगा प्यारे साथियों, बस कुछ नहीं करना, आपको ध्यान रखना है गुणनखंड में जो रिपीट है बस उसी को यहाँ पावर में लिख देना है। अगर दो दो बार रिपीट है तो 2 के पावर 2 हो जाएगा, 5 एक बार ही है तो 5 एक बार ही रहेगा, 7 एक बार ही है तो 7 एक बार ही रहेगा। अगर 7 भी ज्यादा बार रिपीट होता तो उतना ही उसका पावर हो जाता है। यही यह गुणनखंड था और यह गुणनफल हो गया। क्या बहुत ही हार्ड है? बताइए इसमें कुछ है क्या? इतना आप नहीं कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा और इसी तरह से आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करके आइएगा, आपको एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा। ठीक है, अगर प्रश्न आया आप बना के आएंगे, नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे एक प्रश्न पूछता है, एक और प्रश्न मैं बता दूं, चूंकि मैं थोड़ा गहराई में पढ़ाता ही हूँ, गहराई से अगर आपको पढ़ाया जाए तो जो होता है ना डीपली अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा कभी भी। जरूरी नहीं है कि हम यहाँ मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो फिर कभी हमें नहीं पढ़ना है, कोई दूसरा क्लास नहीं पढ़ना है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए हमें गहराई से पढ़ना है। यहां पे अगर मान लीजिए ये प्रश्न आपसे नहीं आया एग्जाम में तो क्या कहेगा? कहेगा कि 140 जो है उसके गुणनखंड में, उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या है? बताइए 2 का घात क्या है? ये एक अलग क्वेश्चन बना दिया। 140 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या है? ये ऑब्जेक्टिव में रहेगा। अगर ये सब्जेक्टिव कहा तो ऐसे ही बनाना है। ऑब्जेक्टिव में अगर कोई भी संख्या दे दिया आ कहा उसमें 2 का घात क्या है, 3 का घात क्या है, 5 का घात क्या है, कुछ नहीं करना है। उस स्थिति में भी हमें गुणनखंड करना है, ये स्थिति में लाना है और इसमें देख लेना 2 का घात पूछा है, मतलब कि 2 कितना बार है? 2 के पावर 2 है, यानी 2 का घात कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 3 बार होता तो 2 का घात 3 होता। यहाँ पर देखिए 5 एक बार है तो 5 का घात कितना है? 1 है। 7 एक बार है तो 7 का घात क्या है? 1 है। ये ऑब्जेक्टिव में आता है और ये जो हमें अभी बनाया वो सब्जेक्टिव में आएगा। और इसी तरह से अगर आप बनाकर लिखेंगे ना सुंदर अक्षरों में सजाकर, तो मुझे उम्मीद है कि आपका एक भी अंक नहीं काटेगा एग्जामिनर। मजा आ जाएगा उन्हें कॉपी चेक कर, तब मजा आएगा आपको भी रिजल्ट पाकर। आइए इसके क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 156 है, फिर वही करना है सर? हाँ हाँ बिल्कुल वही करना है। अब थोड़ा सा स्पीड में बढ़ा देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देता हूं और मैं यहाँ पे अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर लिखूंगा 100। यहाँ तो पहले आप हल लिखेंगे, ठीक है, और हल करते हुए आप लिखेंगे 156, 156 के अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड करने पर, करने पर 156 के अभाज्य गुणनखंड करना है। 156 का अभाज्य गुणनखंड तो कर ही लेंगे आप बहुत ही आसानी से। 156 का अभाज्य गुणनखंड अगर 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा? चलिए 2 से अगर काटेंगे 7 दूना 14 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, 16 हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, ठीक है 78। 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, 18 हो जाएगा, 2 नमा 18 हो जाएगा, 39 मरतबे कट गया। आइए अब ये कितना से कटेगा? तो ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 तिया 39 और ये 13 से कटेगा 1 मरतबे। 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया? तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ 156, 156 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया? तो हमें आया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। अब इसको हम क्या करेंगे? यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार। प्रश्न हमारा क्या कहा? हमारा प्रश्न कहा है कि सभी का अभाज्य गुणनखंड कीजिए और उसके गुणनफल को लिखिए। तो प्रश्न के अनुसार अब यहां लिखेंगे 156 के अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड का गुणनफल, का गुणनफल, गुणनखंड के गुणनफल 156 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल में लिखना है। बस इसमें देख लीजिए कौन कितना बार रिपीट है। 2 2 बार रिपीट है, 2 के पावर 2, 3 नहीं रिपीट है, 1 बार ही है, 13 नहीं रिपीट है, 1 बार ही है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, 156 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। आगे बढ़े, अगले नंबर क्वेश्चन को देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन आपका कहता है 38 25, 38 25 के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या? यहाँ लिखेंगे हल 38 25, 38 25 के
अभाज्य अभाज्य गुणनखंड करने पर 38-25 के अभाज्य गुणनखंड करने पर। अगर आपको प्यारे साथियों क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा तो थोड़ा आप 2x पर 1.5x पर करके वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ हम 38-25 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 38-25 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, कितना से कटेगा? सबसे पहले तो हमने 2 से काटने का तरीका बताया था जिसके लास्ट में सम संख्या हो, तो भाई सम संख्या तो है नहीं। उसके बाद हमने 3 से काटने का बताया था कि अगर ये संख्याएं जोड़ लीजिए, अगर ये 3 के पहाड़ा में आता है तो 3 से कट जाएगा। जोड़ के देखिए, 5 2 7 और 7 दूना 14 1 15 15 3 कितना हो जाएगा? 18। 3 से कट जाएगा। 3 ये सबको जोड़ने पर ऐसा 18 आ रहा है और 18 3 के पहाड़ा में आता है, इसका मतलब है 3 से ये कट जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 3 दूना 6 2 बच जाएगा इसका, ये 22 हो जाएगा। 3 7 21 1 बचेगा, ये 15 हो जाएगा और 3 5 15। ये हम आपको सिखाए हैं, ये जो पहाड़ा मैं पढ़ के काट रहा हूँ ये आपको मैंने सिखा रखा है, तो आप थोड़ा सा उसे याद कीजिए या पीछे वाला वीडियो देख लीजिए आप। उसके बाद ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा इसको भी एक बार ऐड करके देख लेते हैं। 7 5 12 12 2 14 और 14 1 कितना हो जाएगा? 15। अभी भी ये 3 से कटेगा। 3 से कटेगा, 3 चौके 12। उसके बाद ये 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 1 बच जाएगा 15। 3 5 15। अब ये देखना है कि 3 से कटेगा कि नहीं। 5 2 7 7 4 11 हो जाएगा। 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 11 3 के पहाड़ा में नहीं आता है। लास्ट में 5 है इसलिए 3 के बाद डायरेक्ट किससे लगता है? 5 से लगता है। 5 8 40, 2 बच गया, ये 50 25 हो जाएगा। ठीक है, अब ये फिर लास्ट में 5 है, 5 से लगेगा। 5 एकम 5, ये कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा, ये हो जाएगा 35 और 5 7 कितना? 35। 17 से कट गया, अब ये 17 से खुद एक मरतबे कटेगा। यहाँ पे जो हमें आया 38-25 के, यहाँ पर जो आया 38-25 के अभाज्य गुणनखंड 38-25 के अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? तो 38-25 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17 होगा। 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17 होगा। 38-25 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17 होगा। अच्छा, उसके बाद आप आइए, तो हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है, प्रश्न के अनुसार चलना है। क्या लिखना है? 38-25 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल 38-25 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल। तो आप देखिए 3 कितना बार है? 2 बार है, तो 3 के पावर 2 लग जाएगा। 5 कितना बार है? 2 बार है, तो 5 के पावर 2 लग जाएगा। 17 कितना बार है? 1 बार है, तो 17 ही रहेगा। यही 38-25 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल हो गए। उम्मीद करते हैं साथियों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ये देखिए। चौथा नंबर कहता है कि 5005 का आप क्या कीजिए? अभाज्य गुणनखंड कीजिए और उसके गुणनफल को लिखिए। कितना आसान है, हम यहाँ लिखेंगे हल में लिखेंगे 5005 के, हल में क्या लिखेंगे? 5005 के अभाज्य गुणनखंड करने पर। अब इसके अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे, किसका कहा? 5005 का। 5005 का अब इसका हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसके लिए हम इसे लिखेंगे और 5005 को हम कितना से काटेंगे? तो ये 5 से ही कटेगा। 5 एकम 5 हो जाएगा, 00 का 00 होगा, फिर 5 एकम 5 हो जाएगा। अब ये 5 से तो कटेगा नहीं, तो हम चेक करेंगे 7 से। 7 से चेक करेंगे, क्या 7 से कट जाएगा? 7 से देखिए कैसे कटेगा। 7 एकम 7, देखिए 1 में तो 7 से भाग लगेगा नहीं, 2 अंक लेंगे 10 है, 7 में एक भाग देंगे तो 7 एकम 7, इस 10 में से 7 कट जाएगा तो 3 बचेगा। ये संख्या जो है इसके आगे वो 3 आ जाएगा, ये 30 हो जाएगा। तो ये 7 चौका कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। 7 चौका 28, 2 बच जाएगा, इसे देगा, ये 21 हो जाएगा और 21 7 का 21 कट जाता है। ठीक है, उसके बाद ये कितना से कटेगा? तो आप कहिएगा कि सर ये 11 से कटेगा। 11 एकम 11, 14 में से 11 कट गया, कितना बचेगा? 3, ये 11 23 33 हो जाएगा। और ये कितना से कटेगा? तो 13 से कटेगा। काम खत्म। अब यहाँ पर लिख देंगे 5005 के अभाज्य गुणनखंड। 5005 के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो आप देखिए 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13,
ये 5005 के अभाज्य गुणनखंड आ गए। अब यहाँ पर लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार हमें लिखना है यही 5005 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल, क्या गुणनफल, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल। तो अब इसमें कोई रिपीट होता तो इसे लिखते, रिपीट तो है नहीं, तो यही हो जाएगा 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। उम्मीद करते हैं साथियों ये चीजें बहुत अच्छे समझ में आ रही होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में भर दीजिए कि सर हाँ ये कोई दिक्कत है परेशानी है, नहीं है तो एक सुंदर सा वाक्य भर दीजिए कि सर आप बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं या आप बहुत बुरे भी पढ़ा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है 74 29 हमें एक प्रश्न दिया गया, इसके अभाज्य गुणनखंड करके इसके गुणनफल को लिखना है। क्या करेंगे हम? यहाँ लिखेंगे हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद हम इसे हल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 74 29 के अभाज्य गुणनखंड करने पर इतना लिख लिया। उसके बाद हम इसे अब गुणनखंड करेंगे। कितना का करना है भाई? 74 29 का करना है, 74 29 का करना है। इसके 74 29 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। कितना से लगेगा? ये याद रखिएगा साथियों, ये 74 29 कौन सी संख्या से कटेगी? बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये न 3 से कटेगा, न 2 से कटेगा, न 5 से कटेगा, ये डायरेक्ट कटेगा किससे? 17 से कटेगा। ठीक है, 17 से पहले कोई भी संख्या से अगर इसको आप भाग देते हैं तो पूरी नहीं डिवाइड होगी। ठीक है, तो ये 17 से कटेगा। तो हम 17 से जब इसको काटेंगे तो 17 चौका 68 हो जाएगा, 17 चौका 68। इसमें से अगर ये 74 है, अगर मैं 17 चौका 68 काट देता हूं तो 74 में से अगर 68 कट जाएंगे तो कितने बचेंगे? 6 बच जाएंगे। या 6 अगर 2 को मिलेगा तो 2 कहता है कि हम आगे रखेंगे तो ये 62 हो जाएगा। और जब हम फिर 17 के पारा पढ़ेंगे तो 17 तिया कितना हो जाएगा? 51, क्योंकि 17 चौका तो 68 हो जाता है, 62 से ज्यादा हो जाएगा। सो 17 तिया 51 हम पढ़ेंगे। 17 तिया 51 पढ़ने के बाद ये 62 है, हमने 51 को काटा है तो ये 9 इसका और 2 उसका, 11 बच गए। अगर ये 11 हम 9 को देंगे तो ये 9 कहेगा हमारे आगे 11 होगा। तो बताइए 11 अगर आगे आ जाए पीछे 9 होगा तो कितना हो जाएगा? 119। हम उसको पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? तब हम क्या करेंगे? 119 को 17 से काटेंगे, 17 7 119। ठीक है, अब ये बच गया 437 हो गया। अब 437 को हम कितना से काटे? क्या ये फिर से 17 से कटेगा? आंसर है नहीं। अब ये 19 से कटेगा। देखिए 19 दूना कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। 19 दूना कितना हो जाएगा? 38। अब 38 जब हो गए तो इसमें से कितने बच गए? 5 बच गए। 5 बचा तो ये इसको देगा 57 होगा। 19 या 57। अब ये 23 से ही कटेगा, 23 से ही कटेगा वन टाइम में। अब बताइए यहाँ जो हमें आंसर मिला अभाज्य गुणनखंड किसका? 74 29 का अभाज्य गुणनखंड कितना मिला हमें? 74 29 का अभाज्य गुणनखंड 17 गुने 19 गुने 23, 17 गुने 19 गुने 23 हमें ये मिला। और इसीलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार 74 और 29 के अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल। देखिए ये जो है वही रह जाएगा क्योंकि कोई भी संख्या रिपीट नहीं है, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर होगा। उम्मीद करते हैं साथियों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। पहले जो क्वेश्चन था जिसमें 5 पार्ट थे, पांचों पार्ट को हमने कंप्लीट कर दिया है। अब इसके दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। एक्सरसाइज 1.2 के दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं क्या कहता है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के महत्तम समापवर्तक अर्थात HCF और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक दोनों ज्ञात करना है और तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? HCF गुने LCM होता है। प्यारे साथियों इसको हम बेसिक में पढ़ा दिए हैं कि जब हमें दो संख्या दिया हो और दोनों का हमें HCF क्या है? HCF और कौन? LCM ज्ञात करने के लिए बोले और बाद में बोले कि इन दोनों का क्या कीजिए? जांच कीजिए। क्या जांच करना है? एक सूत्र आता है, जांच सूत्र आता है क्या? कि दो संख्या जो है, जो क्वेश्चन था उन दोनों का, दो संख्या का गुणनफल, मतलब कि दोनों को गुणा किया जाए,
जो क्वेश्चन दिया गया उनका गुना किया जाए तो उन दोनों का जो HCF और LCM आया होगा उन दोनों के गुना आपस में क्या हो जाएंगे, उसके बराबर हो जाएंगे। ये जांच कुछ फॉर्मूला था कि दो संख्या का गुणनफल, जो दो संख्या हमें देगा, जैसे हमें दे दिया 26 और 91, तो 26 और 91 हमें दो संख्या हो गई और इन दोनों संख्या का जब हम गुना करें, 26 और 91 का गुना करें, तो इन 26 और 91 का हम क्या ज्ञात करेंगे, HCF, और इन 26 और 91 का क्या ज्ञात करेंगे, LCM। तो दोनों का जो HCF LCM आएगा वहां HCF रख देंगे, LCM रख देंगे और यह दोनों का गुना करेंगे तो वही आंसर आएगा जो दो संख्याओं का गुना किए थे, जो दोनों का गुना किए थे। ठीक है, यही बताना है। क्वेश्चन बनाएंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए क्वेश्चन को शुरू करेंगे। 26 और 91 हमें क्वेश्चन दिया है, पहला पार्ट 26 और 91 का HCF और LCM दोनों ज्ञात करना है और फिर इसे जांच भी करना है। जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM होता है या नहीं होता है। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम इसके गुणनखंड विधि द्वारा क्या कर लेंगे, HCF और LCM ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है जब HCF और LCM दोनों ज्ञात करने के लिए बोला जाए तो हम गुणनखंड विधि लगाते हैं और केवल HCF बोला जाए तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर सकते हैं। आइए हम 26 और 91 को हल करेंगे और इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे और इसके HCF और LCM ज्ञात करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो देखिए पहले 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना से कटेगा, 2 से 13 हो जाएगा, फिर ये 13 से कटेगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बात खत्म। उसके बाद और 91 का करेंगे तो कितना होगा, 91 का करेंगे तो ये 7 से कटेगा, 7 13 91, 13 से 91 हो जाता है और ये 13 से कटेगा, 1 आएगा। तो हमें यहाँ पे लिखना है, हमें यहाँ जो आया वो लिखना है। क्या आया है, 26 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, 26 का अभाज्य गुणनखंड हमें क्या आया है, तो 26 का गुणनखंड आया है 2 गुने 13, कितना आया है, 2 गुने 13 आया है। वहीं पर तथा 91 का अभाज्य गुणनखंड, 91 का अभाज्य गुणनखंड हमें क्या मिला है, अभाज्य गुणनखंड क्या मिला है, तो आप कहेंगे सर 91 का अभाज्य गुणनखंड 7 गुने 13 मिला है, 7 गुने 13 मिला है। हम यहाँ प्रश्नानुसार चलते हैं, प्रश्नानुसार का मतलब प्रश्न के अनुसार। प्रश्न में क्या कहा, 26 और 91 का HCF, क्या HCF और क्या LCM ज्ञात कीजिए। तो HCF LCM ज्ञात करने के लिए हम इस 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड को लिख दिए। अब यहाँ पर लिखेंगे, यह दोनों का HCF पहले ज्ञात करते हैं, तो यहां पर लिखेंगे 26 और 91 का HCF, 26 और 91 का पहले HCF करते हैं। तो HCF याद रखिए क्या, किसको कहते हैं HCF, दो संख्याओं का गुणनखंड किए हैं और दोनों में जो कॉमन बना होगा वही HCF कहलाएगा। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है भाई, 13 है, तो यहाँ 13 हमारा HCF आ गया। और फिर पुनः हम इसी दोनों का 26 और 91 का, 26 और 91 का अब LCM ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, LCM ज्ञात करने का क्या विधि है, जो दोनों में कॉमन बना वो तो एक रहेगा ही और बाकी जो नहीं कॉमन बना है वो सब गुना होगा। तो 2 भी गुना होगा और 7 भी गुना होगा। जब इसको हम गुना करेंगे तो 13 में 7 से गुना करेंगे, 13 से 91 और 91 में अगर 2 से गुना कर दिए तो 182 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 182। तो जो हमारा HCF आया वो कितना आया, 13। जो हमारा LCM आया वो कितना आया, 182। अब आपको क्या कहता है, जरा आप समझने की कोशिश कीजिए। हमें कहा है जांच करने के लिए, क्या कहा है, जांच। तो यहां पर लिखेंगे जांच सूत्र से, क्या लिखेंगे, सूत्र से, जांच सूत्र से। अब जांच सूत्र क्या होता है, तो दो संख्याओं का, देखिए हम लिख देते हैं, दो संख्याओं या दो संख्या का क्या करता है, गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल। जांच सूत्र होता है दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है HCF गुने LCM। ये हमारा जांच सूत्र होता है। देखिए यहाँ पे ये तो जांच सूत्र आपको याद ही रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए दो संख्या का गुणनफल यहाँ दिया हुआ है, दो संख्या का गुणनफल बराबर क्या है, HCF गुने LCM।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब भी दो संख्या दे दे और उसका गुणनफल दे दे तो हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। दो संख्या का गुणनफल, जांच सूत्र लगाना है। दो संख्या का गुणनफल का क्या मतलब है? दो संख्या किसका? गुणनफल का मतलब गुणा किया हुआ फल, लेकिन किसका? दो संख्या का। दो संख्या कौन है भाई? तो जो क्वेश्चन था 26 और 91, यही दोनों। तो यही दोनों का गुणा कीजिए। 26 गुने कितना? 91। 26 गुने कितना? 91 बराबर एचसीएफ। एचसीएफ कितना आया है भाई? 13 आया है, तो 13 रख दीजिए। गुने एलसीएम, एलसीएम कितना आया है? 182 आया है, 182 रख दीजिए। अब जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आपस में क्या आ जाएगा? बराबर आ जाएगा। 26 और 91 का गुना करेंगे, मतलब कि 91 में हम 26 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? हम 6 के 6 1 में गुना करेंगे, 6 आएगा। 9 छक 54 आएगा। कितना आएगा? 54 आ जाएगा। उसके बाद 2 से हम 1 में गुना करेंगे, क्या आएगा? 2 आएगा। उसके बाद 2 से 18 9 में गुना करेंगे, कितना आएगा? 18 आएगा। ये 6 का 6, ये 6 4 2 6 और ये 8 5 कितना हो जाएगा? 13 का 3 हासिल 1 और 1 1 कितना हो जाएगा? 2। यानी हमें 2366 मिला। कितना मिला? 2366। और जब हम 13 का गुना 182 में करेंगे तो भी वही आएगा। देखिए 13 का हम लास्ट में गुना करेंगे 2 में, तो 13 दूना 26 का 6 आएगा, हासिल कितना आएगा? 2 आएगा। 13 8 104, 104 में हम कितना जोड़ देंगे? 2 जोड़ देंगे तो 106 आ जाएगा। तो 106 का हम 106 ऐसे लिखाता है तो हम 106 का क्या लिखेंगे? 6 इकाई का अंक लिखाता है, ये दोनों हासिल रह जाएगा। और 13 एकम 13 और 13 में 10 जोड़ देंगे, कितना? 23 आ जाएगा। देखिए प्यारे साथियों, आपका आंसर आ गया। यानी हमें एचसीएफ और एलसीएम का गुणा दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर आ गया। यही आपको जांच करना था। हर क्वेश्चन में जो दो अंकों का युग्म देगा उसमें आपको जांच करने के लिए बोलेगा, तो यही आपको जांच करना है। जांच सूत्र तो आप एकदम गांठ मान लीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को और बनाएंगे और बेहतर समझ में आएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है पूर्णांकों, ये तो समझ गए हैं। हमें भाई दो क्वेश्चन दिया गया, इसका एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए और फिर इसके हमें जांच करके बताइए। तो हम पहले लिखेंगे हल। हल में क्या लिखेंगे? हल में लिखेंगे 510 और 92। 510 और 92 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर तो हमें 510 का किसका 510 का और 92 का करना है। तो हम पहले 510 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर हम किसका करेंगे? 92 का करेंगे। एकदम ऐसे ही प्रोसेस आपको एग्जाम में भी बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 से लगाएंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 1 बच जाएगा 11, तो 11 हो गया। तो फिर 2 पंचे कितना हो जाएगा? 10। 1 बच जाएगा, ये हो जाएगा 10। 2 पंचे कितना हो जाएगा? 10। 255 आ गया। फिर हम इसे कितना से काटेंगे? अब 2 से तो कटेगा नहीं, अंकों को जोड़िए। 5 5 10, 10 2 12, 3 से कट जाएगा। 3 से कटेगा, एक अंक तो भाग लगेगा नहीं, 25 में भाग लगाइए। तो 3 अठे कितना हो जाएगा? 24। 1 बच जाएगा, ये हो जाएगा 15 और 3 पचे कितना हो जाएगा? 15। 85 आ गया। अब कितना से कटेगा? तो देखिए ये क्या 3 से कटेगा? 3 से नहीं कटेगा, तो 5 से कटेगा। 5 से कटेगा तो 5 से कटेगा तो कितना से कटेगा? 17 पचे 85। देखो 5 एकम 5, ये 3 बच गया, ये हो जाएगा 35 और 5 सत्ते 35। 17 पचे 85। उसके बाद ये 17 से एक मरतबे अपना कट जाएगा। वहीं पे 92 को 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 2 से काटेंगे तो 4 दूना 8 आ जाएगा। 1 बच जाएगा, ये हो जाएगा 12 और ये 2 से काटेंगे तो 6 दूना 12 और 46 आ गया। फिर 2 से काटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा? 2 दूना 4 आ जाएगा और 3 दूना 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये 23 से ही कटेगा। किससे कटेगा? 23 से कटेगा। अब यहाँ क्या करेंगे? आपको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ क्या लिखेंगे? 510 का अभाज्य गुणनखंड, 510 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ जरा बताइए? 510 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 है। 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 है। वहीं पर हम यहाँ पर तथा लिखेंगे। तथा क्या है? तथा हमने किसका किया? 92 का। 92 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा? तो हमें 2 गुने 3, 2 गुने 2 गुने 23 आया। 2 गुने 2 गुने 23 आया। अब चलिए हमें क्या करना है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाना है, प्रश्न के अनुसार जाना है और हमें निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। यहाँ पर लिखेंगे 510 तथा 92 का एचसीएफ।
का HCF। HCF वही होता है जो दोनों में हो। तो बताइए HCF दोनों में कौन है? 1 2 आपका यहाँ मिल गया, ये दोनों में है, 1 2 आ गया। अब क्या कोई है दोनों में? नहीं सर, अब कोई नहीं है, कहानी खत्म। तो चलिए HCF 2 ही आ जाएगा। अब यहाँ पर वही लिखना है 510 तथा 92 का क्या LCM। एलसीएम निकालने के लिए हमने क्या बताया? जो दोनों में है वो तो लिखाएगा, जो दोनों में है वो नहीं है वो भी लिखाएगा। तो जैसे ऊपर आ जाओ, ऊपर ना 3 है ना 5 है ना 17 है, नीचे कोई नहीं है, तो 3 गुने 5 गुने 17 सब लिखा जाएगा। नीचे आइए तो 2 और 23 में कोई ऊपर नहीं था, 2 गुने 23 आपका लिखा गया। इतना सारा हो गया। अब इसको आपको गुना करना है। 3 दूना कितना है? 6, 6 पंचे 30, और 30 में 2 से गुना कर दीजिए 60। अब 60 में आपको कितना से गुना करना है प्यारे साथियों? 60 में आपको 17 से गुना करना है। तो देखिए 17 छक 102 हो जाएगा, 102 ये हो गया 0 का 0, 10 कितना हो गया 20। अब 10 में आपको कितना से गुना करना है? 23 से करना है। कर दीजिए 0 का 0, यहाँ 2 3 दूना 6 हो जाएगा, यहाँ 0 का 0 हो जाएगा और 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ 0 का अब 2 में 0 गुना कीजिएगा, 0 हो जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा और 2 एकम 2 हो जाएगा। आप इसको ऐड कर दीजिए 0 6, उसके बाद कितना है? 4 3 और 2, 23 400 कितना? 60। हमारा जो एलसीएम आया वो आया 23 460, 23 460 हमारा एलसीएम आया। आप देखिए हमारा एचसीएफ आपको याद होगा, एचसीएफ कितना आया? 2 आया। एलसीएम कितना आया? 23 460 आया। अब चलिए हम जांच करके दिखाते हैं आपको। जांच कैसे करना है सर? जांच करने के लिए अभी ही तो बताए थे प्रॉपर्टी। क्या करना है? सबसे पहले लिखना है जांच सूत्र। जांच सूत्र से क्या करना है? जांच सूत्र से। जांच सूत्र हमें क्या कहता है? होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या? HCF गुने क्या? LCM। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। अब दो संख्याओं का गुणनफल, दो कौन सी संख्या? तो वही 510 और 92। 510 गुने 92 कर दीजिए और इधर कर दीजिए HCF गुने LCM। तो HCF कितना है? HCF इसका आया है 2 और LCM आया है 23 460। HCF आया है 2 और LCM आया है 23 460। अब इसका गुना कीजिए, इसका गुना कीजिएगा तो 0 में 2 से 0 हो जाएगा, पीछे से गुना होगा तो पीछे से लिखाएगा। 6 में 2 से 6 दूना 12 के 2 हासिल 1 हो जाएगा, 4 दूना 8 1 9 हो जाएगा, उसके बाद 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 46 920 हो गया। 46 900 कितना हो गया? 20 हो गया। अब देखिए 510 में अगर मैं यहाँ कर दूं, 510 में 92 से गुना कर दूं 2 बार में, तो 0 में 2 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। 2 में 1 से गुना करेंगे 2 ही आएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है, अब 9 में 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, 9 में 1 से गुना करेंगे 9 होगा और 9 पचे कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। इसको जब हल कीजिएगा तो 0 का 0, 2 का 2, 9 का 9 और 6 का 6 और 4 का 4। लीजिए 46 920, 46 900 कितना हो गया? 20 हो गया। दोनों आपस में क्या हो गया? बराबर हो गए। 46 920, 46 920। उम्मीद करते हैं साथियों ये चीजें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। थोड़ा सा लंबा है लेकिन बड़ी बात नहीं है। क्या है कि हम लोग सीख रहे हैं और सीखते वक्त समय लगता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे, जब आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, जब आपसे ये बनने लगेगा, तो हमको लगता है ये 2 मिनट का भी खेल नहीं है। 2 मिनट में ही आप इसको निपटा कर रख देंगे, कॉपी किताब बंद करके कहानी खत्म। 2 मिनट बहुत हो गए प्यारे साथियों। जब आप रिपीट में आएंगे, जब आप प्रैक्टिस में आएंगे, ठीक है, अभी तो आप पहले ये मर्तबा सीख रहे हैं, तो आप इसके लिए टेंशन ना लीजिए कि सर लंबा जा रहा है, बहुत लंबा समय ले रहे हैं। क्या करें भाई, अगर आपको ज़्यादा तेज़ी में देखना है तो आप स्पीड कर लीजिए, 2x पे कर लीजिए। थोड़ा सा यूट्यूब ये आपके लिए तो पावर दिया है ना कि आप स्पीड बढ़ा कर देख सकते हैं, क्योंकि हमें बच्चों को समझाना है, हम इस सभी बच्चों के साथ लेकर चलते हैं। जब आप पहली बार नहीं सीखे होते ना, तो आपको भी लगता कि नहीं ठीक है सर धीरे धीरे ही चलिए, लेकिन जब भी आप सीख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, 1 2 बार कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कंप्लीट होता है, तो आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा तेजी से भागना चाहिए, तो आपके लिए है व्यवस्था, आप उसको थोड़ा सा स्पीड कर लीजिए। ठीक है, आगे आइए हम लोग इसके तीसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कहता है तीसरा क्वेश्चन? कहता है कि 336 और 54 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, HCF LCM ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए। हम यहाँ लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे? हल, और लिखेंगे 336 और 54, 336 और 54 के अभाज्य
अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर। तो जब अभाज्य, देखिए तबीयत थोड़ा अस्वस्थ है, इसी कारण से थोड़ा सा आवाज अगर धीरा जा रहा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे आवाज धीरा नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा एक्टिव भी, ऐसा लगता होगा ना कि सर जी एकदम पागल नहीं दिख रहे हैं ना, हल्ला गुल्ला नहीं हो रहा है क्लास में, तो वो सब कोई जरूरी नहीं है। अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो हमें तो लगता है कि वो सब आवश्यकता नहीं है कि हम आपको हल्ला गुल्ला करें, आग भर दे, एकदम तूफान मचा दो, आओ एकदम आओ फोड़ फाड़ के चल जाओ, ऐसा कुछ तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है, ये शांत, जितना शांत रह के आप पढ़ोगे, जितने शांत आप रहकर पढ़ना चाहते हो ना, आओ मैथमेटिक्स पढ़ो। अगर जो मैथमेटिक्स को पढ़ता है, मैथमेटिक्स को समझता है, उसके लिए एक ही व्यवस्था है कि भाई वो शांत होगा, बच्चा वो बहुत शांत होगा, विनम्र होगा, शांत से काम करेगा, ठीक है। 336 और 54 के अभाज्य गुणनखंड करना है। आइए पहले हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 336 का अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एक कम 2 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, ये हो जाएगा 13, 6 दूना 12 हो जाएगा, 1 बचेगा, ये हो जाएगा 16, और ये 8 दूना 16 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से कटेगा, 2 से कटेगा तो अब ये 2 संख्याओं में लगेगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, और ये यहाँ एक संख्या ही है तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब आइए इसको हम फिर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से कटेगा तो 4, 2 से कटेगा तो 2 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा कितना हो जाएगा, 2 से कटेगा 2 दूना 4 और 2 एक कम 2, अब ये 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21 कटेगा, और ये 7 एकम 7 कटेगा, ठीक है। तो हमें जो मिला ये 336 का अभाज्य गुणनखंड मिला, और 54 का भी तो करना है, 54 का भी कर लेते हैं सर, क्या दिक्कत है। 2 से करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, 14 दो सत्ते 14 हो जाएगा, फिर ये अब 3 से कटेगा, 3 नमा कितना हो जाएगा 27, फिर ये 3 से कटेगा, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, और फिर 3 से कटेगा 1 आ जाएगा। जो हमारे पास क्या, जो हमारे पास आया 336, यहाँ 336 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 336 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया है, तो 336 का अभाज्य गुणनखंड आया है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7, मतलब कि 4 गो 2 आया है, 4 गो 2 आया है, 1 गो 3 आया है, 1 गो 7 आया है, ठीक है। आइए अब यहीं पर तथा हमें क्या मिला है, 336 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 54 का, 54 का अभाज्य गुणनखंड, 54 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया है, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या आया है, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 आया है, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 आया है, एक और 3 है, ये आया है। अब इतना आने के बाद हमें क्या करता है, HCF ज्ञात करना है। क्या करना है, HCF। हम क्या करेंगे HCF ज्ञात करने के लिए, हम HCF ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, प्रश्न के अनुसार 336 और किसका 54 का, 336 और 54 का क्या ज्ञात करना है, HCF। HCF के लिए हमने क्या बताया था, जो दोनों में हो, तो 1 2 दोनों में आया, 1 2 महाराज आ गए, 1 3 दोनों में आएगा, 1 3 महाराज आ गए, ठीक है, 1 3 महाराज आ गए, 3 दूना 6 हो गया भाई, अब कोई है नहीं है दोनों में। अब वहीं पर 336 और 54 का एलसीएम ज्ञात करना है। क्या करेंगे, एलसीएम में ये 2 और 3 तो रहेगा ही भाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ऊपर 3 गो ऐसा 2 है जो नीचे नहीं था, तो तीनों 2 नीचे भी आएगा भाई, तीनों 2 नीचे आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर एगो 7 है वो भी आएगा। आगे आइए, नीचे 2 3 बच गया तो वो दोनों 3 भी आ जाएगा। अब इसका गुना कर लीजिए, आइए इसका गुना कर लेते हैं। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना कितना हो जाएगा 48, 24 दूना कितना हो गया, हमें 48 मिल गया। अब 48 में हमें बड़ी संख्या 7 से कर लेना है, 8 सत्ते 56 के 6 हासिल हो जाएगा 5, और 7 चौका 28, 28 5 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें इधर से 3 तिहाई 9 गुना कर लेना है, 3 तिहाई 9 गुना करेंगे, क्या हो जाएगा 9 छक 54 हो जाएगा, 54 के 4 हासिल 5 हो जाएगा, और 3 9 तिया 27, 27 5 कितना हो जाएगा 27 5 32 के 2 हासिल हो जाएगा कितना 3 हो जाएगा, और 9 तिया 27, 27 3 30 हो जाएगा, यानी हमें 300 कितना आ गया 24 आ गया, 324 आ गया, ठीक है। हमें जो HCF मिला वो कितना मिला,
हमें जो HCF मिला वो मिला हमारा 6, और हमें जो LCM मिला वो कितना मिला, वो हमारा मिला 23, वो हमारा मिला 23-24। अब आइए हम इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ाए, कहानी को खत्म करें। हम यहाँ क्या करेंगे, जांच करेंगे, जांच सूत्र से, जांच सूत्र से। अब जांच सूत्र होता क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुणे LCM। बस अब इसके जगह पे बैठा दीजिए, दो संख्या कौन है, तो क्वेश्चन का 336 और गुणे 54, 336 और 54। और हमें जो HCF आया वो HCF आया 6, तो हम यहाँ रखेंगे 6। हमें जो LCM आया वो आया 30-24। ठीक है, हम इसे रख देते हैं, इसका गुना कर लेते हैं। 6 चौका 24 के 4 हासिल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 6 दूना 12, 12 12 2 कितना आ जाएगा, 14, 14 के 4 हासिल हो जाएगा 1। और 6 में जब 0 से गुना 0 हो जाएगा तो यहाँ 1 का 1 और 6 का 18, 144 आया। क्या हमें 336 और 54 में गुना करने पर वही आता है। 6 चौका 24 के 4 हासिल 2 हो जाएगा। उसके बाद 4 3 12, 12 2 14 के 4 हासिल 1 हो जाएगा। उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 4 3 12 1 13, 5 से 5, 6 पंचे 30 के 0 हासिल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और उसके बाद 5 त्रिका 15, 15 3 18 के 8 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा। और ये 5 त्रिका 15, 15 1 16 हो जाएगा। इसे हल कर लेंगे साथियों, कितना हो जाएगा देख लीजिए। इसे 4 का 4, 4 का 4, 8 3 11 के 1 हासिल 1, और ये 6 1 7 1 8 और 1 कितना आया, 18 144 आया। क्या आया, 18 144 आया। देखिए यह दोनों आपस में क्या आ गया, बराबर आ गया। यही तो हमें चाहिए था कि HCF LCM के बराबर होता है, जो आ गया। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। प्यारे साथियों, थोड़ा सा वक्त लग रहा है, बेहतर मिलेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, क्योंकि इसका सभी समाप्त हो गया। ठीक है, आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। अभी तक हमने क्या देखा था, अभी तक हमने देखा था कि दो संख्याओं का HCF LCM निकालना था और जांच करना था। और यहाँ पे कह रहा है कि अब 3 संख्या दे दिया गया और HCF LCM निकालिए और जांच कीजिए। जांच यहाँ पे लिखा है क्या, नहीं, जांच नहीं करना है। 3 संख्याएं तो दे दिया, 3 संख्याओं का HCF LCM निकालना है, बस HCF LCM निकालना है, जांच नहीं करना है। तो प्यारे साथियों, जब 3 संख्या का HCF LCM निकालना है, जांच करना ही नहीं है, तो हमें क्या दिक्कत है। हमें जांच नहीं करना है तो बस हम इसका पहला नंबर प्रश्न ले लेंगे, 12 15 21 का। आइए तीसरा नंबर का पहला प्रश्न लेते हैं। हमें कुछ नहीं करना है, जैसे हम दूसरा बनाया है सेम वैसा ही बनाएंगे। हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हल, हल लिखेंगे, हल, और लिखेंगे 12 15, 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 12 15 21 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो हम 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगेगा 6 हो जाएगा, 2 से लगेगा 3 हो जाएगा, 3 से लगेगा 1 हो जाएगा, 12 का हो गया। 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 3 से लगेगा 3 5 15, 5 से लगेगा 5 एकम 5। वहीं पे 21 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 3 से लगेगा 3 7 21, 7 से लगेगा 1। हमें तीनों का अभाज्य गुणनखंड मिल गया। हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ 12 का अभाज्य गुणनखंड, 12 का अभाज्य गुणनखंड। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया है, 2 गुने 2 गुने 3, 2 गुने 2 गुने 3। ठीक है, 15 का अभाज्य गुणनखंड, 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 15 का अभाज्य गुणनखंड आया 3 गुने 5। ठीक है, उसके बाद क्या आया, 21 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया है, 3 गुने 7 आया है, 3 गुने 7 आया है। ठीक है, देखिए अब याद रखिएगा, हम इन तीनों का HCF और LCM ज्ञात करना है। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार 12 15 और 21 का HCF
तो 12, 15, 21 के HCF के लिए आप यहाँ पर डॉट नहीं छोड़िएगा, आप लिख दीजिएगा 12, 15, 21 के लिए HCF हमें ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, हमें HCF ज्ञात करने का वही विधि रहेगा जो तीनों में होगा, जो तीनों के गुणनखंड में होगा वही होगा। तो भाई तीनों के गुणनखंड में 3 है, हो गया आंसर। अब हमें तथा हमें ज्ञात करना है यही 12, 15 और 21 का एलसीएम। क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। तो एलसीएम ज्ञात करने का प्यारे साथियों बहुत अच्छा तरीका है, याद रखिए एलसीएम में जो तीनों में कॉमन बनता है वो लिखाएगा। तो एक बार लिखा गया 3। उसके बाद अगर कोई ऐसी संख्या है जो 2 लाइन में भी कॉमन बनता है, जैसे मान लो 5 यहाँ है तो 5 नीचे वाला में भी रहता, तो जोड़ा बन के एक ही लिखा था। ये बहुत रीडर बात है, आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत बच्चे भूल जाते हैं, जब कोई 2 संख्या 2 लाइन में भी जोड़ा बन जाता है तो उससे एक ही लिखाएगा। जब 3 संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ ज्ञात कर रहे होंगे और एलसीएम ज्ञात करने की बात आएगी तो 2 लाइन में भी अगर जोड़ा बन रहा है तो एलसीएम में एक ही बार लिखाएगा, ठीक है। लेकिन 2 लाइन में जोड़ा बनने से एचसीएफ में वो नहीं लिखाएगा। एचसीएफ के लिए तीनों में बनना चाहिए और एलसीएम के लिए अगर 2 लाइन में भी जोड़ा बनता है तो वो एक ही लिखाएगा। अगर ऐसा तो कोई क्वेश्चन है नहीं, अगर होता तो हम दिखा ही देते, चाहे अगर होगा तो देख लेंगे। तो 3 आया। उसके बाद देखिए ये 2 जो ऊपर है वो कहीं नीचा जोड़ा नहीं बन रहा है तो 2 गुने 2 भी लिखाएगा। उसके बाद ये बीच वाले लाइन में 5 एक अकेला है जो नीचे ऊपर कहीं नहीं है तो 5 लिखाएगा। 7 भी अकेला है। अब इसका गुना कर दीजिए, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पंचे 60 और 7 छक 42, 420 हो गया एलसीएम। हो गया आपका आंसर। ये आपका एचसीएफ आया, ये आपका एलसीएम आया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बहुत हार्ड नहीं है, बहुत टफ नहीं है, बहुत ही आसान है, क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए इसका दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। दूसरा नंबर प्रश्न का 17, 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए। हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे हल लिखेंगे और लिखेंगे 17, 23 और 29 के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड करने पर तो हम पहले 17 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये 17 को हम कितना से काटेंगे भाई, 17 17 ही से कटेगा एक मर्तबे। वहीं पे हम 23 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 23 से ही कटेगा कितना मर्तबे, एक मर्तबे। उसके बाद आ जाइए आप 29 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 29 कितना से कटेगा, 29 से कटेगा एक मर्तबे कटेगा। तो हमें अभाज्य गुणनखंड मिल गए। यहाँ पर लिखेंगे यहाँ 17 का अभाज्य गुणनखंड तो 17 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 17 का अभाज्य गुणनखंड आया 1 गुने 17। भाई कुछ नहीं, 17 के साथ अकेला कुछ नहीं है, 1 है तो 1 गुने 17। 23 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया, अभाज्य गुणनखंड क्या आया आप बताइए। 23 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 1 गुने 23 आया। उसके बाद आइए 29 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया, अभाज्य गुणनखंड 29 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया, तो 1 गुने 29 आया। अब यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार हमें इसका एचसीएफ निकालना है। तो हम लिखेंगे 17, 23 और 29 का एचसीएफ। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, जो तीनों में होगा, तीनों में कोई नहीं तो भाई क्या है, 1 है तो 1 हमारा एचसीएफ आ जाएगा। वहीं तथा क्या हो जाएगा, 17, 23 और 29 का एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम देख लीजिए, जो तीनों में है वो भी लिखाएगा और जो तीनों में नहीं है अलग अलग है वो भी लिखाएगा। भाई तो तीनों में 1 है, 1 का वैल्यू नहीं होगा। 17, 23 और 29 तीनों आपस में गुना होगा, 17, 23 और 29 तीनों गुना होगा। कहिएगा 1 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 17 में गुना करेगा 17 ही रह जाएगा। तीनों का आप गुना कीजिए, तीनों का गुना कीजिएगा तो 17 में अगर 23 से कीजिएगा, 17 में अगर किससे कीजिएगा, 23 से कीजिएगा तो कितना आएगा, यहाँ 7 3 का 21 हासिल कितना बच जाएगा, 2, 3 एकम 3, 3 2 5 हो जाएगा, ठीक है। 7 में अगर 2 से गुना करें 7 दूना 14 के 4 हासिल 1 बच जाएगा और 3 2 एकम 2, 2 1 3 हो जाएगा। आया 1, ये 9 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 391। अब हमें इसमें कितना से गुना करना है, 29 से करना है।
यहाँ 9 एकम 9 हो जाएगा, 9 नमा 81 हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 नमा 81 के 1 हासिल 8 बच जाएगा, और 9 तिया 27, 27 में अगर 8 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो ये 35 हो गया। उसके बाद 2 से अगर 1 में गुना करेंगे तो 2 ही रहेगा। उसके बाद अगर 2 से 9 में गुना करेंगे तो 9 दूना कितना हो जाएगा, 18 के 8 हासिल 1 हो जाएगा, और 3 दूना 6, 6 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब यहाँ 9 का 9 हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा, 8 5 13 का कितना हो जाएगा, 13 का 3 हो जाएगा, हासिल 1 बच जाएगा, और ये 7 3 10 10 1 11 11 33 9 आपका आंसर आएगा। क्या आएगा, 11 33 9, यही आपका एलसीएम हो जाएगा, और एक आपका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं साथियों ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, बहुत टफ नहीं है, आसान है, आसानी से बन जाएगा। आइए आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, क्या कहता है। 9 8 9 और 25, 8 9 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। सबसे पहले लिखेंगे 8 9 और 25 का अभाज्य गुणनखंड करने पर तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे किसका, 8 का करेंगे, 2 से लगेगा 4 होगा, 2 से लगेगा 2 लगेगा, फिर 2 से लगेगा 1 होगा। वहीं पर हम 9 का अभाज्य गुणनखंड कर ले, 3 से लगेगा 3 होगा, 3 से लगेगा 1 होगा। 25 का अभाज्य गुणनखंड कर ले, 5 से लगेगा 5 होगा, फिर 5 से लगेगा क्या होगा, 1 होगा। अब तीनों का अभाज्य गुणनखंड आ गया। यहाँ पर लिखेंगे यहाँ 8 का अभाज्य गुणनखंड 8 का अभाज्य गुणनखंड। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 2 होगा। वहीं पर 9 का अभाज्य गुणनखंड 9 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 9 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुने 3 होगा। और यहाँ पे आ जाइए 25 का अभाज्य गुणनखंड 25 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 25 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा प्यारे साथियों, तो आप कहेंगे 5 गुने 5 होगा, 5 गुने 5 होगा। अब यहाँ पर हमें लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। क्या कहता है हमें प्रश्न, हमें कहता है 8 9 और 25 का क्या एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए क्या हमने बताया था, जो तीनों में हो। कौन ऐसी संख्या है जो तीनों में है, भाई इसमें 2 है तो इसमें 2 ही नहीं है, 5 में इसमें 2 है ये नहीं है, तो दोनों में नहीं है, कोई में नहीं है, तो कोई नहीं होगा। तो कोई नहीं होगा तो प्यारे साथियों सब में हम 1 का गुना कर सकते हैं क्या, सब में हम 1 का गुना कर सकते हैं क्या, हाँ। तो सब में 1 क्या होगा, कॉमन होगा। तथा 8 9 और 25 का एलसीएम याद करना। तो याद रखिए एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जो कॉमन होगा तीनों में वो तो लिखाएगा, जो नहीं होगा वो भी लिखाएगा। तो भाई कोई किसी में कॉमन नहीं है, एलसीएम के लिए खास बात यह है कि कोई किसी में कॉमन नहीं है। तो तीनों के तीनों 2 भी लिखाएगा, दोनों के दोनों 3 भी लिखाएगा, और दोनों के दोनों 5 भी लिखाएगा। अब इसका गुना होगा, यहाँ देख लीजिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, और 8 पंचे 40, और 4 पंचे 20, 200, 200 तिहाई 600, और 600 तिहाई 1800। हमारा जो एलसीएम आएगा वो कितना हो जाएगा, 1800। उम्मीद करते हैं साथियों ये चीजें समझ में आ रही होंगी, बहुत टफ नहीं है, बहुत हार्ड नहीं है। आइए आपका 3 प्रश्न समाप्त कर दिया गया है, 3 प्रश्न समाप्त कर दिया गया है। और जो भी समाप्त किया गया है उम्मीद करते हैं कि अगर एक बार आप देख लीजिएगा तो आप कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चौथे नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, चौथा नंबर प्रश्न हमें दिया गया है कि हमें एचसीएफ, यहाँ पर देखिए हल, इसका हल कैसे होगा देख लीजिए, बहुत जल्द हल हो जाएगा। लिखेंगे दिया गया है कि क्या दिया गया है, एचसीएफ किसका एचसीएफ है भाई, तो 2 संख्या का, किसका, 306 का और 657 का। ये 306 और 657 का हमने अभी तक क्या किया था, 2 संख्या देता था, उन दोनों संख्याओं का क्या ज्ञात करते थे, एचसीएफ ज्ञात करते थे, एलसीएम ज्ञात करते थे। अब वो 2 संख्या का एचसीएफ पहले से दे दिया गया है।
ठीक है, दो संख्या का, जिस दो संख्या का एचसीएफ ज्ञात करते थे उसी दो संख्या का एलसीएम भी ज्ञात करते थे। हमें कहा है कि हम कोई दो संख्या देते हैं और उसका एचसीएफ दे दिए, तो एचसीएफ हमें दे दिया, कितना दिया, 9 दिया। ठीक है, अब कहता है कि इसी दो संख्या का 306 का ही और 657 का ही हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो बताइए कि इसका एलसीएम क्या होगा, ये बताइए। ठीक है, हमें कोई दो संख्या दिया 306 और 657, कहा कि इसका एचसीएफ एलसीएम दोनों ज्ञात कीजिए। तो दोनों ना कह के हमें कहा कि चलिए हम मान लेते हैं कि हमने आपको एचसीएफ दे दिया 9 है, तो बता दीजिए कि एलसीएम क्या होगा। शॉर्टकट ट्रिक से आपको बताना है, ये ना कि आप दोनों का गुणनखंड करके निकालने लगिए फिर उससे एचसीएफ निकालिए तो 9 आ जाएगा, एलसीएम निकालिए तो अलग कोई संख्या आ जाएगी। नहीं, आपको कहता है कि हम एचसीएफ दे दिए हैं तो एलसीएम आपको ज्ञात करना है। हम आपको बताए थे प्यारे साथियों, जब भी आपको कोई दो संख्या दे दे और एचसीएफ दे दे, एलसीएम कह दे ज्ञात करने के लिए, तो भी जांच फॉर्मूला लगाइएगा। ठीक है, अगर कोई दो संख्या दे दे, एलसीएम दे दे और एचसीएफ कह दे ज्ञात करने के लिए, तो भी क्या लगेगा, जांच फॉर्मूला लगेगा। अगर एचसीएफ और एलसीएम दोनों दे दे और दोनों संख्या में से कोई एक संख्या दे दे और कहे कोई दूसरी संख्या या पहली संख्या ज्ञात कीजिए, तो भी कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जांच सूत्र लगेगा। क्यों, देखिए हम अभी हल करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। क्या आएगा, हम लिखेंगे यहाँ सूत्र से, क्या लिखेंगे, सूत्र से। अब सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है दो संख्याओं का, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या का गुना कीजिए, गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुने एलसीएम, यही तो होता है। तो बताइए दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या कौन, जो दिया गया है, तो हमें यही तो दिया गया है, क्या है, 306 है और गुना कितना है, 657 है। हमें दो संख्या दे दिया, इसका एचसीएफ हमें पहले से दे दिया है कितना, 9। तो हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना। बस छोड़ दीजिए एलसीएम को। अब एलसीएम को इधर रखिए, बराबर के इस साइड 9 को लाइए और इसे हल कर लीजिए। देखिए इधर कौन रहेगा, इधर 306 और 657, 657 ये इधरे रहेगा। और यहाँ पर देखिए हमें इधर एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम छोड़ देंगे तो भाई ये 9 कहाँ गया, 9 एलसीएम के साथ गुना है और इसको बराबर के इस पर रहेंगे तो ये कहाँ चल जाएगा, भाग में चल जाएगा, 9 आ गया इधर। अब इसको हल कर लीजिए, जो कट कुट के आएगा वो एलसीएम हो जाएगा। 9 से अगर हम 30 को काटे तो 9 तिया कितना हो जाएगा, 27, 9 तिया 27, 3 बच गया, ये हो जाएगा क्या, 36, 9 चौका 36, यानी पूरा 34 मरतबे कट गया। हमारा आया 34 गुने 600 कितना, 57 बराबर क्या, एलसीएम। अब बस एलसीएम ज्ञात करने के लिए इतना में इतना से गुना कर लीजिए, 657 में 34 से गुना कर लीजिए, 7 चौका 28 के 8 हासिल कितना, 2, 4 पंचे 20, 2 22 के 2 हासिल कितना, 2, और ये 6 चौका 24, 24 2 6 चौका 24, 24 24 2 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, 7 3 21 का 1 हासिल कितना, 2, 5 3 का 15 2 17 के 7, 15 2 17 के 7 हासिल कितना, 1, और 3 6 का 18 और 1 19। ठीक है, ये 8 का 8 आ गया, ये 3 का 3, 2 1 3 हो जाएगा, और ये 6 दुना 12 1 13 के 3 आ जाएगा, हासिल 1 होगा। उसके बाद 9 और 2, 9 2 11 1 12 के 2 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, और 1 1 2 हो जाएगा, 22 33 8, 22 33 8, यही आपका क्या आया, एलसीएम आया, यही आपका एलसीएम आया इस प्रश्न का। ठीक है, अगर इस प्रश्न के जगह पर अगर 22 33 306 657 का 22 33 60 एलसीएम दे देता और ये दो संख्या का एचसीएफ करता तो कोई बात नहीं था, फिर यही बैठता था। यहाँ पे एलसीएम के जगह पर ये चला जाता है, एचसीएफ जैसा करता है, एचसीएफ को छोड़ के एलसीएम भाग में चलाता, कट जाता है, आंसर आ जाता। बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान है। जब भी दो संख्याओं का एक कोई एचसीएफ या एलसीएम दे दे तो आपको दूसरा ज्ञात करना हो तो आप जांच सूत्र लगाएंगे, बहुत आसानी से बन जाएगा। आगे आइए 5वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। 5वां नंबर प्रश्न कहता है, जांच कीजिए कि n कि क्या कोई प्राकृत संख्या n के लिए कोई 6 के पावर n अंक 6 के पावर n अंक किस पर 0 पर समाप्त होगा कि नहीं होगा, ये बताना है। 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होना है। किस पर समाप्त होना है, 0 पर। तो 0 पर समाप्त होने के लिए जरा बताइए 0 पे कौन संख्या समाप्त होता है। अच्छा, n कहाँ है, n कहता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या का मतलब गिनती की संख्या है, 1 2 3 4 5 ये संख्या है, तो हमें उससे मतलब नहीं है। हमें दिया है 6 के पावर n। हमें एक बात याद रखना है, वैसी संख्या जिसका आधार, पहले तो हम इसको गुणनखंड रूप में तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा जरा बताइए। ये टूटेगा 2 गुने 3 के पावर n। बताइए तो ऐसा टूटेगा कि नहीं टूटेगा,
2 गुने 3 के पावर n टूटेगा कि नहीं टूटेगा? अगर 6 को हम तोड़े, 6 का गुणनखंड करें तो 2 गुने 3 और उसके पावर क्या n। अगर यह संख्या को हम कहें कि कहाँ समाप्त होता है, शून्य पर समाप्त होता है, शून्य पर क्या होगा, समाप्त होगा, समाप्त होगा, तो ये असंभव है। क्यों असंभव है? शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जिस भी संख्या को शून्य पर समाप्त होना है वह संख्या का गुणनखंड हमें 2 और 5 के रूप का मिलेगा। 2 और किस रूप का? 2 और 5 के रूप का मिलेगा। याद रखिए, उसके अभाज्य गुणनखंड में या तो केवल 2 आएगा या तो केवल 5 आएगा, नहीं तो 2 और 5 आएगा। ठीक है, हमें 2 और 5 के रूप का अगर उसका गुणनखंड आएगा तो हम कहेंगे कि उसका जो अंक है वो शून्य पर समाप्त होगा, अन्यथा शून्य पर समाप्त नहीं होगा। अब मैं बताऊं आपको कि हमें 6 के पावर n दिया, इसका गुणनखंड करेंगे 2 गुने 3 के पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, n का n रह गया, और ये 6 का गुणनखंड 2 गुने 3 हो गया। अब देखिए 2 गुने 3 में क्या ये 2 और 5 है? 2 और 5 है, 2 तो है पर 5 नहीं है, 2 तो है पर 5 नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि 6 के पावर n, जहां n एक क्या है, प्राकृत संख्या है, वहां यह संख्या शून्य पर प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि शून्य पर प्राप्त होने वाली संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड सूत्र किस रूप का? सूत्र 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का होता है। या आप कहिए उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई नहीं आता है, 2 और 5 के अलावा कोई नहीं आएगा। वही संख्या का जो कोई भी पावर रखने पर वह किस पर समाप्त हो जाएगा? शून्य पर समाप्त हो जाएगा। आइए इसको लिखेंगे कैसे, हम जानते हैं। पहले तो हम लिखेंगे, पहले तो जो दिया गया वो लिख लेंगे। हमें दिया गया है, देखिएगा जरा, दिया गया है, क्या दिया गया है? 6 के पावर n दिया हुआ है, 6 के पावर n। अच्छा एक बात बताइए, 6 के पावर n को हम 2 गुने 3 और के पावर n लिख सकते हैं? तो कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि कोई संख्या शून्य पर तब समाप्त होता है, जब उसके अभाज्य गुणनखंड उसके अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 हो, केवल 2 और 5 हो, परंतु यहां किसमें? 6 के पावर n में, 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 तो है परंतु 5 नहीं है। अतः 6 के पावर n संख्या कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी, कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। हो गया आंसर। बहुत टफ है क्या? कहाँ है इसमें कुछ? हम जानते हैं कि कोई भी संख्या शून्य पर तब समाप्त होगा जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आएगा। ठीक है, और हमने देखा 6 के पावर n हमें कह रहा था कि शून्य पर समाप्त होगा कि नहीं होगा बताना है। हमने जब इसका अभाज्य गुणनखंड किया तो हमें 2 और 3 मिला, तो हम यहाँ पहले जो जानते हैं वो लिख देंगे, कथन कि भाई ये ऐसा होता है तो ऐसा होता है। हम जानते हैं कि कोई भी संख्या शून्य पर तब समाप्त होती है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 हो। ठीक है, उसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। परंतु यहाँ 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 तो है परंतु 5 नहीं है, अतः यहाँ पे 6 के पावर n जो है संख्या कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। यही आपको लिख देना है, आंसर आपका परफेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, बहुत हार्ड नहीं है, मस्त है, समझे। आप आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? कहता है व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 क्या है? एक भाज्य संख्या है। याद रखिए साथियों, भाज्य संख्या किसको कहते हैं? वैसी संख्या जो स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित हो जाए उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसमें 2-4 कुछ संख्याएं दी रही और उसमें से कोई एक संख्या कॉमन बन जाए जिससे सब विभाजित हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, वैसी संख्या जो स्वयं के अलावा किसी अन्य से भी विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। हमें कहता है कि ये 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है, पर क्यों है ये बताना है। फिर हमें कहा है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 1 प्लस क्या 1 एक भाज्य संख्या है, पर क्यों है ये बताना है। तो हम देखेंगे अगर इस पूरे प्रॉपर्टी में से कोई संख्या कॉमन बन जाएगा तो हम कहेंगे कि यह कॉमन है, अर्थात यह संपूर्ण संख्या इससे विभाजित होगा, इसीलिए यह भाज्य संख्या है। ठीक है, क्योंकि यह स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित है। फिर इसमें कोई कॉमन बनेगा तो हम कहेंगे यह संख्या इस संख्या से भी विभाजित है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। क्यों है ये बताना है। तो सबसे पहले जो दिया गया है वो लिखेंगे। दिया गया है कि क्या दिया गया है? 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। बताइए, देखिए याद रखिएगा एक बात कि जब कोई संख्या गुना में होता है ना तो वो एक एक घर का माना जाता है। याद रखिए, जब कोई संख्या गुना में होता है तो वो अलग नहीं माना जाता है, वो माना जाता है कि एक ही परिवार का सदस्य है। तो हम 7 गुने 11 गुने 13 ये एक ही परिवार का सदस्य है। जब जो कोई संख्या जोड़ घटाव में होता है तो ये माना जाता है कि यह दूसरे परिवार का सदस्य हो गया। तो यानी यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ 2 परिवार हो गए। दोनों में क्या कोई कॉमन बनने वाला है? तो आप कहेंगे हाँ सर, इस पूरे में 13 है और इसमें भी 13 है, तो हम 13 कॉमन ले लेंगे। जब भी 13 कॉमन लिए तो इन दोनों में क्या बच गया? इसमें बच गया 7 गुने 11 और गुने, देखिए 13 तो हम कॉमन ले लिए थे तो 13 से 13 कट गया तो क्या बचा? 1, और ये प्लस का प्लस रखिए और फिर देखिए 13 से 13 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। ठीक है, अब बताइए यह 13 कॉमन आ गया। अगर कोई कॉमन नहीं आता तो हम कहते कि यह संख्या भाज्य नहीं है, लेकिन इसमें क्या आया? 13 कॉमन आया, इसलिए यह 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 क्या हो जाएगा? भाज्य आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ दी गई संख्याओं में संख्याओं में 13 उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन है। 13 उभयनिष्ठ है। 13 क्या है? उभयनिष्ठ है, और जब कोई उभयनिष्ठ आ जाएगा तो वो भाज्य होगा। 13 उभयनिष्ठ है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, बहुत आसान है। पुनः हमें एक और क्वेश्चन दिया गया है। क्या दिया है? 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 गुने 5। अब इसको बताना ये भाज्य है कि नहीं। आप जरा देखिए, ये पूरा एक फैमिली गुना वाला और ये प्लस से एक फैमिली, क्या दोनों में कोई कॉमन है? हाँ भाई, 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है। इस पूरे फैमिली से 5 ले लीजिए तो ये रह जाएगा 7 गुने 6 गुने 5, तो कॉमन ले लिए तो 1 बच जाएगा इसके जगह पे। 4 गुने 3 गुने 2 और गुने क्या? 1, और प्लस ये 5 कॉमन ले लिया तो 5 से 5 कट जाएगा 1 मरतबा। इसमें भी क्या आया? 5 कॉमन आया। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ दी गई संख्याओं में क्या कॉमन है? 5 उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ है। 5 उभयनिष्ठ है मतलब कि कॉमन है। 5 उभयनिष्ठ है, अतः या इसलिए यह एक क्या है? भाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन बन गया, बस इतना ही था, बहुत ही आसान है। आगे बढ़िए प्यारे साथियों। गर्मी बहुत अधिक है, समझे, गर्मी बहुत ज्यादा है, और जिस कारण से
हालत भी थोड़ा सा गंभीर होता जा रहा है वन शॉट वीडियो रिकॉर्ड करने में। और हम ऐसा भी नहीं कर रहे हैं कि बार बार हम इसे पार्ट बाय पार्ट में रिकॉर्ड कर ले और फिर इससे हम क्या करें, जोड़ दे, ऐड कर दे और फिर इसे पोस्ट कर दे। ऐसा नहीं है, हम एक बार में ही पूरे वीडियो रिकॉर्ड करने पड़ गए हैं, और जिस कारण से थोड़ा सा हालत गंभीर तो होगा ही, क्योंकि ये इतना लंबा चौड़ा एक्सरसाइज है। अब आइए, एक ही क्वेश्चन बच गया है, 7वां नंबर क्वेश्चन पर खत्म हो जाता है। कहता है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है और इस मैदान पर एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट और रवि को 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। और तब कहता है कि दोनों एक ही दिशा में और एक ही समय पे चलना प्रारंभ करते हैं। अब बताइए कि वह जब दोनों चलना प्रारंभ कर दिए तो कितने देर के बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पे पहुंच जाएंगे। मान लीजिए कि एक मिसाल मैं आपको दिखा दूं, एक ऐसा ये मान लीजिए कि एक क्या है, कहता है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मान लीजिए कि हमने एक ये लिया, सुन लीजिए गौर से, हम थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि हमारा खेल का मैदान है, इसमें एक वृत्ताकार पथ है जिसमें जो अपना डिफेंस लाइन के बच्चे होते हैं वो अपना रनिंग करेंगे तैयारी करने के लिए, ठीक है। ये एक वृत्ताकार पथ है। इस पथ पे दो व्यक्ति चलता है। इस पथ पे एक यहाँ खड़ा है, एक यहाँ खड़ा है और एक यहाँ खड़ा है, ठीक है। एक यहाँ, ये क्या है, रवि है। क्या है, रवि है। और ये कौन है, सोनिया है। कौन है, सोनिया। अब जरा बताइए, हमें कहा कि यह दोनों एक ही समय पे चलना प्रारंभ करेगा इस पथ पे, ठीक है, और एक ही दिशा में। मतलब कि ऐसा नहीं है कि सोनिया उधर चल जाएगी, रवि इधर चलाएगा, ऐसा नहीं है। एक ही समय पे एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करेगा, दोनों एक दूसरे के साथ चलना प्रारंभ करेगा। तब बताइए कि अब ये रवि को एक चक्कर यहाँ से यहाँ आने में, यहाँ से यहाँ एक बार आने में रवि को कितना मिनट लगता है, तो 12 मिनट लगता है। यही यहाँ से यहाँ आने में सोनिया को कितना मिनट लगता है, पहला चक्कर में 18 मिनट। तो बताइए, ये दोनों आगे पीछे तो हो ही जाएंगे। अगर रवि को पहला चक्कर लगाने में 12 मिनट लगा तो दूसरा चक्कर कितना मिनट में, 24 मिनट में। तीसरा चक्कर कितना में, 36 मिनट में। चौथा चक्कर 48 मिनट में। ऐसा ही बढ़ते चला जाएगा। उसी तरह से अगर सोनिया की बात किया जाए तो सोनिया का दूसरा चक्कर कितना में, 18 दूना 36 मिनट में। तीसरा चक्कर कितना में, 54 मिनट में। इस तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। कहता है ये दोनों प्रारंभिक स्थान पे कितना मिनट बाद, कितना समय बाद मिलेंगे। आप जरा इन दोनों में कॉमन देख लीजिए, इन दोनों में कॉमन देखिए, कौन ऐसा पढ़ा है जो दोनों में कॉमन है भाई। तो ये यहाँ ये देखिए गौर से, आप इसमें देखेंगे तो रवि भी 36 मिनट पे और सोनिया भी 36 मिनट पे एक ही स्थान पे मिलेंगे, एक स्थान पे आपको मिलने वाले हैं। यानी फिर से उसी स्थान पे यहीं पे आकर यह दोनों रुकने वाले हैं। कब, 36 मिनट बाद। 36 मिनट, जब से वो दौड़ना प्रारंभ किए, चलना प्रारंभ किए, तब से 36 मिनट बाद मेरे भाई वहीं पे मिलना शुरू किया जहां पे वो चलना प्रारंभ किए थे। और उस समय में रवि अपना तीसरा चक्कर फाइनल किया था और सोनिया अपना दूसरा चक्कर फाइनल की थी। याद रखिएगा, रवि अपना तीसरा चक्कर और सोनिया का दूसरा चक्कर फाइनल किया था, ये याद रखना है। तो हमें 36 मिनट बाद दोनों मिल रहे हैं प्रारंभिक स्थान पे। लेकिन क्या ऐसे ही प्रश्न को तो नहीं बनाना है, ये तो हमने समझाने के लिए बना दिया। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, हमें दो समय दिया गया है। कौन कौन, 12 मिनट और 18 मिनट। देखिए सोनिया द्वारा 18 मिनट और रवि द्वारा 12 मिनट में एक चक्कर लगाया जा रहा है। तो हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है कि, दिया गया है कि, क्या दिया गया है, दिया गया है कि यहाँ पर सोनिया द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय। सोनिया द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना है, तो आप कहेंगे 18 मिनट है। कितना मिनट है, 18 मिनट है। वहीं पर रवि द्वारा, किसके द्वारा, रवि द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना मिनट है, तो आप कहेंगे 12 मिनट है। 12 मिनट है। कितना मिनट है, 12 मिनट है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों का गुणनखंड कर लीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 18 और 12 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, 18 और 12 के अभाज्य गुणनखंड करने पर, 18 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से लगेगा 9 आएगा, 3 से लगेगा 3 आएगा, 3 से लगेगा 1 आएगा। वहीं पर 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से लगेगा 6 आएगा, 2 से लगेगा 3 आएगा, 3 से लगेगा 1 आएगा।
यहाँ पर हम जब 18 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 18 का यहाँ लिख देंगे, यहाँ 18 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुने 3 गुने 3, 2 गुने क्या होगा? 2 गुने 3 गुने 3, ठीक है। और 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 12 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? क्या होगा? 2 गुने 2 गुने 3 होगा, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात कर लेना है, समय निकल जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 18 और 12 का एलसीएम क्या निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम कौन आएगा? जो दोनों में है 2 आएगा, तो 2 इसमें दोनों में है तो इससे 1 2 निकल जाएगा। इसमें 3 दोनों में है, इसमें 1 3 भी निकल जाएगा। उसके बाद 1 3 ऊपर बच गया तो वो 3 भी आपका रह जाएगा गुना में, और ये 2 भी रह जाएगा, क्योंकि एलसीएम निकाल रहे हैं। एलसीएम में जो दोनों में कॉमन आता है वो भी लिखाता है, और साथ में जो संख्या बच जाती है वो गुना में भी लिखाता है। अब गुना कर लीजिए, 3 दूना 6, 6 त्रिका 18, 18 दूना कितना हो जाएगा? 36 मिनट। कितना मिनट? 36 मिनट। तो आप लिख देंगे प्यारे साथियों, क्या लिखेंगे? सोनिया और रवि को प्रारंभिक स्थान पे पहुंचने में पुनः 36 मिनट लगेंगे। सोनिया और रवि को प्रारंभिक स्थान पे पहुंचने में पुनः 36 मिनट लगेंगे। प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं कि यह पॉइंट और यह एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थक गए हम इस एक्सरसाइज को कराने में, हालत खराब हो गई। कारण एक ही है कि समय थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। ऐसे मैं लगातार दिन भर पढ़ा रहा हूँ, जैसे ऑफलाइन में क्लासेस चल रही है, फिर ऑनलाइन में क्लासेस रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, फिर पोस्ट करना पड़ रहा है, सब कुछ अकेले करते हैं, समय बहुत कम मिलता है। उम्मीद करते हैं कि मेरे द्वारा किया गया ये मेहनत आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो अपने भाई के लिए आप इसे एक लाइक करके, प्यारा सा कमेंट करके, और इसे शेयर जरूर करेंगे अपने साथियों में, कि वो लोग भी आए, जुड़े और बेहतर तैयारी कर ले। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो वॉच करने के लिए। थैंक यू सो मच।